दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। लेकिन आज जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसे सुनकर तो शायद आप भी यही कहेंगे कि कहीं ना कहीं आज के समय में माता भी कुमाता हो सकती है। कहते हैं कि वक्त बड़े से बड़ा घाव भर देता है। आरफा बेगम भी पति की मौत का गम भूल चुकी थी। धीरे धीरे उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने लगी थी। शादीशुदा बेटे नदीम, जिसकी उम्र 30 साल थी, उसने भी पूरी तरह से अपने पिता की जिम्मेदारी और व्यापार को संभाल लिया था। लेकिन इसी दौरान ऐसा क्या हुआ कि आरफा बेगम अपने इकलौते बेटे नदीम की कातिल बन जाती है। 25 लाख की सुपारी देकर वह अपने इकलौते बेटे नदीम की बड़ी ही निर्ममता से हत्या करवा देती है। ऐसी क्या वजह थी जो एक मां अपने इकलौते बेटे का कत्ल करवा देती है? आज इस वीडियो में हम पूरी कहानी की सच्चाई गहराई से जानेंगे, तो इसीलिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं क्राइम टेल्स। दोस्तों, आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे और मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी कहानी लेके आ सकूं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है कानपुर उत्तर प्रदेश से। कानपुर महानगर के अनवरगंज थाने के अंतर्गत एक मोहल्ला आता है, इफ्तिखाराबाद। मुस्लिम बाहुल्य इस मोहल्ले में ज्यादातर लोग व्यापार करते हैं। कोई कपड़े का व्यापार तो कोई लकड़ी का, कोई फलों का तो कोई मांस मछली का व्यापार करता है। इसी मोहल्ले में मोहम्मद नईम अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी आरफा बेगम के अलावा एक बेटी आलिया तथा एक बेटा मोहम्मद नदीम था। बेटी आलिया का निकाह हो चुका था। मोहम्मद नईम की रेडीमेड कपड़ों की दुकान थी। मोहम्मद नदीम उनका इकलौता बेटा था, इसीलिए सभी उसको बहुत प्यार भी करते थे। नदीम का मन पढ़ाई में कम और खेलने कूदने में ज्यादा लगा रहता था। इससे उसके पिता मोहम्मद नईम काफी चिंतित भी रहते थे। जैसे तैसे नदीम ने 10वीं की अपनी परीक्षा पास की। नदीम कहीं गलत संगत में न पड़ जाए, इसीलिए उसके पिता नईम ने उसे भी अपने साथ दुकान पर लगा दिया। नदीम अब पिता के साथ कपड़े की दुकान पर जाता और अपने पिता का हाथ बटाता। धीरे धीरे नदीम अब जवान हो चुका था और दुकान भी संभालने लगा था। इसीलिए मोहम्मद नईम जुलाई 2020 में अब उसका निकाह जीरत फातिमा नाम की एक लड़की से करा देते हैं। अच्छा घर परिवार पाकर जीनत फातिमा जो है काफी खुश थी। घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। हंसी खुशी से दिन बीतते हुए शादी को अभी 1 साल ही हुआ था कि नदीम के पिता मोहम्मद नईम बीमार पड़ जाते हैं। नदीम उनको कई डॉक्टरों से इलाज कराता है, लेकिन उन्हें आराम नहीं लगता और आखिरकार उनकी मौत हो जाती है। पति की मौत के बाद आरफा बेगम बहुत दुखी रहने लगी थी, लेकिन किसी तरह नदीम ने मां को संभाला। पिता की मौत के बाद नदीम को भी बड़ा सदमा पहुंचा था। उनके गुजर जाने के बाद दुकान और घर की सारी जिम्मेदारी अब नदीम के कंधों पर आ गई थी। कहते हैं कि वक्त बड़े से बड़ा घाव भर देता है। आरफा बेगम भी पति की मौत का गम भूल चुकी थी। बेटा बहू तो अपनी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन वह तन्हाइयों में जी रही थी। अकेलापन उसे बहुत दुखता था। उन्हीं दिनों एक रोज हाशम अली आरफा बेगम के घर आता है। हाशम अली उसके मरहूम पति नईम का दोस्त व रिश्तेदार था। पहले भी वह कई बार घर आ चुका था। हाशम राजस्थान के अजमेर का रहने वाला था और कपड़े का व्यापार करता था, जिस वजह से दोनों में जान पहचान पहले से ही थी। आरफा बेगम ने उसकी खूब खातिरदारी की। हाशम अली ने भी दोस्त के गुजर जाने का दुख जताया
और आरफा बेगम को ढांढस बंधाया। इसके बाद अक्सर उसका वहां आना जाना बढ़ जाता है। आरफा बेगम के घर आते जाते दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। दोनों ही तन्हा जिंदगी जी रहे थे, क्योंकि कुछ समय पहले हासम अली की पत्नी का भी निधन हो चुका था। इसीलिए दोनों को ही एक साथी की तलाश थी। एक रात जब आरफा के बेटा और बहू सो गए, तब हसन अली आरफा बेगम के कमरे में पहुंचता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। आरफा बेगम ने भी खुद को उसकी बाहों में ढीला छोड़ दिया था, जिसके बाद तो दोनों ही अपने दिल की सारी हसरतें पूरी कर लेते हैं। उन दोनों के बीच ये जो नाजायज रिश्ता बना, वक्त के साथ उसका दायरा भी बढ़ता चला जाता है। अधेड़ उम्र की विधवा आरफा बेगम के जीवन में अब खुशियों की बहार सी आ गई थी। वह हासम अली पर दिलो जान से फिदा हो गई थी। उधर हासम भी उस पर दीवाना था। आए दिन अब दोनों मिलने लगते हैं और अपनी जिस्मानी हसरतें पूरी करने लगते हैं। उधर नदीम की बीवी जीनत फातिमा ने महसूस किया कि जब से हासम अली घर आने लगा है, तब से सासू माँ की चाल ढाल में बदलाव आ गया है, क्योंकि अब वह सज संवर कर रहने लगी थी और उसका चेहरा खिला खिला सा रहने लगा था। एक रात जब जीनत फातिमा बाथरूम जाने को उठी, तो उसने सास आरफा बेगम के कमरे से अजीब सी आवाजें सुनी। वह कमरे के अंदर तो नहीं गई, लेकिन समझ गई कि सासू माँ हासम अली के साथ मौज मस्ती कर रही है। अब वह सासू माँ की चाल ढाल व सजने संवरने का मकसद समझ चुकी थी। अगले दिन सुबह नाश्ते के दौरान जीनत फातिमा ने जब यह बात अपने पति नदीम को बताई, तो वह नाराज होते हुए बोला, जीनत, तुम उन दोनों की उम्र का लिहाज करो। मेरी माँ को बदनाम करोगी तो मैं सहन नहीं करूंगा। नदीम बीवी की बातों पर यकीन नहीं करता और उसे डांट देता है। उसके बाद जीनत ने अब चुप्पी साध ली थी। अपनी सास आरफा और हासम अली के बीच जो भी चल रहा था, उसके बारे में अब वह कुछ नहीं बोलती थी। इधर आरफा बेगम हासम अली की मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई थी कि उसने दुकान मकान बेचकर हासम अली के साथ रहने का फैसला कर लिया था। उसने हासम अली को इस बारे में बताया, लेकिन हासम अली भी यह चाहता था कि आरफा बेगम हमेशा उसके साथ रहे। एक रोज आरफा बेगम दुकान मकान बेचने की बात अपने बेटे नदीम से कहती है, तो वह मां पर भड़क जाता है। उसने साफ कह दिया कि वह अपनी पैतृक संपत्ति बेचकर दूसरे शहर में नहीं जाएगा। साथ ही उसने यह भी कहा कि वह किसी के बहकावे में न आए, वरना कुछ भी हो सकता है। इसके बाद तो आए दिन माँ बेटे के बीच संपत्ति बेचने को लेकर झगड़ा होने लगा था। कभी कभी तो झगड़ा इतना बढ़ जाता था कि नदीम घर के बजाय दुकान पर सोने चला जाता था। आरफा बेगम भी अब समझ गई थी कि नदीम उसे दुकान मकान नहीं बेचने देगा और वह उसके प्यार में भी बाधा बन सकता है। जिसके बाद अब आरफा बेगम अपने आशिक हासम अली के साथ मिलकर अपने इकलौते बेटे को ही रास्ते से हटाने का निश्चय कर लेती है। आरफा बेगम जब इस बारे में हासम अली से बात करती है, तो वह राजी हो जाता है। हासम ने आरफा से कहा, तुम पैसों का इंतजाम करो, हम सुपारी किलर को सुपारी देकर नदीम को रास्ते से हटवा देंगे और किसी को इस बात की कानो कान खबर भी नहीं होगी। हासम अली की जान पहचान सुपारी किलर मोहम्मद सलीम से थी। 25 लाख रुपए में नदीम को खत्म करने का सौदा फिक्स हो जाता है। आरफा बेगम 25 लाख रुपए हासम अली को दे देती है। इस रकम में से 15 लाख रुपए हासम अली सलीम को दे देता है और बाकी की रकम काम खत्म होने के बाद देने को कहता है। पैसे मिलने के बाद सलीम 3 जून 2024 को कानपुर शहर में आता है और परेड चौराहे पर एक होटल में रुकता है। सुपारी किलर के पहुंचने की जानकारी तथा उसका मोबाइल नंबर हासम अली आरफा बेगम को बता देता है। 4 जून 2024 की दोपहर आरफा बेगम अपने बेटे नदीम से कहती है कि एक रिश्तेदार बाहर से आए हैं,
और वह परेड चौराहे पर एक होटल में रुके हुए हैं और कानपुर शहर घूमना चाहते हैं, इसीलिए उन्हें शहर घुमा दो। नदीम पहले तो नानुकुर करता है, लेकिन अम्मी के ज्यादा कहने पर मान जाता है। इसके बाद नदीम तैयार होता है और अपनी बाइक लेकर उस होटल के लिए निकल पड़ता है जहां पर सलीम ठहरा हुआ था। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि वह कोई रिश्तेदार नहीं, बल्कि उसकी मौत बनकर आया एक सुपारी किलर सलीम था। खैर, परेड चौराहा पहुंचकर नदीम ने सलीम को कॉल किया तो वह उसी चौराहे पर मिल जाता है। दोनों में बातचीत होती है। उसके बाद सलीम ने नदीम से कहा, मुझे देवा शरीफ ले चलो, वहां जाने की बड़ी इच्छा है। आपको बता दें कि देवा शरीफ हाजी वारिस अली की दरगाह है, जो कि बाराबंकी जिले में मौजूद है। अब इसके बाद लखनऊ होते हुए शाम को वे दोनों देवा शरीफ पहुंच जाते हैं। वहां दोनों घूमते फिरते हैं। अब वहां घूमने के बाद दोनों वापस कानपुर के लिए चल देते हैं। लखनऊ पहुंचने तक रात के 10 बज जाते हैं। यहां दोनों रुकते हैं, एक होटल में खाना खाते हैं और खाना खाकर फिर से कानपुर की तरफ निकल पड़ते हैं। रात 11 बजे के लगभग सलीम नदीम को कहता है कि उसको टॉयलेट जाना है। यह सुनकर नदीम अपनी बाइक रोक लेता है। हाईवे के किनारे ही एक पुराना मंदिर था। मंदिर के पास ही एक कुआं था। दोस्तों, बाइक रुकते ही सलीम बाथरूम करने चला जाता है और नदीम बाइक की सीट पर बैठकर मोबाइल देखने लगता है। लेकिन मौका देखते ही सलीम ने चाकू निकाला और पीछे से नदीम के सिर पर चाकू से वार कर देता है। नदीम जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ता है। इसके बाद भी सलीम ने उसके गले व गर्दन पर चाकू से कई बार वार किए, जब तक कि वह मर नहीं गया। इसके बाद वह नदीम की लाश को उस कुएं में फेंक देता है और बाइक को वहीं पर छोड़कर वहां से फरार हो जाता है। अगले दिन सुबह जब गांव के कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुएं में पानी पर एक लाश तैर रही थी। इसके बाद तो जिसने भी यह बात सुनी वह मंदिर के पास स्थित उस कुएं की तरफ दौड़ चला। कुछ ही देर में सैकड़ों की भीड़ वहां जमा हो गई। इसी बीच किसी व्यक्ति ने फोन के जरिए कुएं में लाश पड़ी होने की सूचना पुलिस को दे दी। अब सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंच जाती है और देखती है कि वाकई में ही कुएं में किसी युवक की लाश तैर रही थी। कुएं के पास बहुत सारा खून फैला हुआ था और एक बाइक खड़ी थी। बाइक के नंबर प्लेट के जरिए नदीम का एड्रेस निकलवाया जाता है। इसके बाद पुलिस कुएं से लाश को बाहर निकलवाती है। लाश की पहचान करने के लिए नदीम के घर वालों को बुलवा लिया जाता है। नदीम की लाश को देखकर आरफा बेगम जोर जोर से रोने लगती है और बताती है कि यह लाश उसके इकलौते बेटे मोहम्मद नदीम की है। घर वालों ने बताया कि कुछ दिनों पहले ही आरफा बेगम के पति की भी मृत्यु हुई थी और अब इकलौता बेटा भी चला गया। पुलिस वहां मौजूद नदीम की मां आरफा बेगम व मामा ताहिर से पूछताछ करती है। पूछताछ में पता चला कि नदीम रेडीमेड कपड़ों का कारोबारी था। अनवरगंज में उसकी अपनी दुकान थी। वह बेहद ही सीधा था, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं था। उसकी न तो किसी से दुश्मनी थी और ना ही लेन देन का झगड़ा था। पूछताछ के बाद पुलिस नदीम के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज देती है और अज्ञात हत्यारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है। इसके बाद पुलिस अब इस ब्लाइंड मर्डर की जांच बड़ी ही बारीकी से शुरू कर देती है। लेकिन 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया था। अब तक नदीम के हत्यारों का कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा था। एक रोज इस मामले की जांच कर रहे पुलिस इंस्पेक्टर अपने सहयोगियों के साथ नदीम की हत्या के संबंध में विचार विमर्श कर रहे थे। तभी एक महिला उनके पास आती है। देखने से वह मुस्लिम समुदाय की लग रही थी। उस महिला ने दाएं बाएं अपनी नजर घुमाई और बोली, साहब, मेरा नाम जीनत फातिमा है। मैं मरहूम नदीम की बीवी हूं। मैं आपको एक ऐसा राज बताने वाली हूं जिस पर शायद आपको यकीन ही ना हो। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि कैसा राज?
तब उस महिला ने बताया कि मेरे पति की हत्या का राज मेरी सास आरफा बेगम जानती है। मुझे शक है कि उन्होंने ही मेरे पति को मरवाया है। इंस्पेक्टर ने एक निगाह जीनत फातिमा पर डाली, फिर बोले, भला एक मां अपने इकलौते बेटे का कत्ल क्यों करवाएगी? लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे इस शक का कारण जानना चाहता हूं। जीनत उनको बताती है कि साहब, शक का पहला कारण तो यह है कि आरफा बेगम मकान व दुकान बेचना चाहती थी, लेकिन मेरे पति इसका विरोध कर रहे थे। इसको लेकर मां बेटे में अक्सर लड़ाई भी होती थी। और शक का दूसरा कारण यह है कि आरफा बेगम की आशिकी यानी उसके नाजायज संबंध अजमेर निवासी एक रिश्तेदार हासम अली से हैं। वह मकान दुकान बेचकर उसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन मेरे पति विरोध करते थे। इसीलिए मुझे शक है कि इसी विरोध के चलते मेरी सासू मां ने उसको मरवा दिया है। यह सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर सोच में पड़ गए कि क्या एक मां इतनी बेरहम हो सकती है कि अपने देह सुख के लिए एक जवान बेटे का कत्ल करा दे। अब इसके बाद पुलिस की टीम शक के आधार पर आरफा बेगम की निगरानी शुरू कर देती है। अब आरफा बेगम व नदीम के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाई जाती है। नदीम के मोबाइल की कॉल डिटेल्स में पुलिस को एक संदिग्ध नंबर मिला। इस नंबर पर नदीम ने 4 जून 2024 को बात की थी। इस संदिग्ध नंबर की पुलिस टीम ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि यह नंबर अजमेर के रहने वाले सलीम का है। अब पुलिस सलीम की खोजबीन में लग जाती है। 19 जुलाई 2024 को पुलिस को एक मुखबिर से पता चलता है कि सलीम उन्नाव रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। पुलिस टीम तुरंत ही उन्नाव रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है और सलीम को गिरफ्तार कर लेती है। उस समय वह स्टेशन पर बाकी के पैसे लेने के लिए हासम अली का इंतजार कर रहा था। पुलिस ने जब उससे नदीम की हत्या के बारे में पूछताछ की तो वह साफ मुकर जाता है, लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वह नदीम की हत्या का जुर्म कबूल कर लेता है और सारा सच उगल देता है। उसने यह भी बताया कि हत्या की साजिश नदीम की मां आरफा बेगम व उसके आशिक हासम अली ने रची थी। उन्होंने ही नदीम की हत्या की सुपारी 25 लाख रुपए में उसे दी थी। 15 लाख रुपए उसे नकद दिया था, शेष बाकी रुपए काम तमाम होने के बाद देने का वादा किया था और बाकी के पैसे लेने ही वह उन्नाव रेलवे स्टेशन पर आया था, लेकिन पकड़ा गया। दोस्तों, सलीम को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस टीम ने आरफा बेगम व उसके आशिक हासम अली को भी गिरफ्तार कर लिया। उन दोनों ने जब सलीम को हवालात में देखा तो समझ गए कि अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं, अतः उन दोनों ने भी नदीम की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। आईपीसी की धारा 302, 201, 120 बी के तहत सलीम, हासम अली तथा आरफा बेगम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। पुलिस जांच में एक ऐसी मां की कहानी सामने आई जिसने देह सुख के लिए अपने जवान बेटे की ही सुपारी देकर हत्या करवा दी थी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आज की यह कहानी आपको कैसी लगी और आप यह कहानी कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद।